जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज है 26 मार्च सैटरडे। तो दोस्तों आज के दिन हम 3 एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। तो एक एडिटोरियल रहेगा इंडियन एक्सप्रेस में से, एक रहेगा बिजनेस लाइन में से और एक रहेगा द हिंदू में से। तो टॉपिक वाइज अगर बात करूं तो 2 आर्टिकल्स हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से ओरिएंटेड रहेंगे, GS2 का कॉम्पोनेंट बन जाता है। और एक आर्टिकल हमारा जो हिंदू में आया है वो आज आया है फॉर्जिंग अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेटा। तो ये जो आर्टिकल है ये हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, ये भी GS2 का पार्ट बन जाता है। दोस्तों एंड में एक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, तो उसका आपने आंसर जो है अटेम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। और बाकी एंड में जैसे हम स्लाइड में डालते हैं लास्ट लेक्चर के एंड में जो क्वेश्चंस जो हम मेंस ओरिएंटेड भी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 2 क्वेश्चंस होंगे, दोनों में से कोई भी एक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन पे आप उसको कमेंट कर सकते हैं, अपनी कॉपी भी उसको अगर आप लिख रहे हैं तो आप उस पर कॉपी भी लिख सकते हैं। चलिए हैविंग सेड दैट आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल रिटन बाय आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर, फॉरेन पॉलिसी एंड यू। नाउ ही वाज एड्रेसिंग एन ऑडियंस इन सेंट स्टीफेंस कॉलेज। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज वही कॉलेज है जहां से हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर ने पढ़ाई करी थी, अपनी ग्रेजुएशन करी थी। तो वहां पे स्टूडेंट्स को ये एक लेक्चर एड्रेस कर रहे थे। तो बात कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी की। देखिए फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, कितने साल एज अ करियर डिप्लोमेट इन्होंने निकाले हैं, फॉरेन सर्विसेज में रह चुके हैं, आज फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और फॉरेन पॉलिसी की बात करें, देखिए आज के टाइम पे फॉरेन पॉलिसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस या फॉरेन पॉलिसी की हम बात करें इसमें सब कुछ ही आ जाता है। इसमें आपकी इकोनॉमी भी आ जाती है, इसमें आपका एनवायरमेंट भी आ जाता है, इसमें आपकी ज्योग्राफी भी आ जाती है, पीपल टू पीपल रिलेशंस आ जाते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे बीच में आ जाती हैं। तो इस करके विद टाइम डेफिनेटली हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इवॉल्व करी है। ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट से 1991 तक, आज 2021-22 की बात करें, यूक्रेन रशिया का क्राइसिस हो, सीरिया का क्राइसिस हो, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी टाइम टू टाइम इवॉल्व करती रहती है। अब पर्पस क्या है फॉरेन पॉलिसी का, यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं बच्चों को। ये इन्होंने एक लेक्चर एड्रेस किया था। तो ये एज अ कॉमन इंसान है, जो लेमैन है, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई IT प्रोफेशनल है, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अब उनके लिए फॉरेन पॉलिसी का क्या महत्व है। हम तो चलो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको ये बड़े बड़े टर्म्स, ये बड़ी बड़ी वर्ड्स कि हम पढ़ते रहते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी, है ना, नॉन लाइन मूवमेंट। लेकिन एक आम इंसान को तो इस सबसे क्या लेना देना ना। आम इंसान के लिए फॉरेन पॉलिसी क्या है? एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी वो है जो सबके लिए काम आए, हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी नीड्स हैं। देखिए आज के टाइम पे हमारे पास बेहतरीन ब्रांड्स हैं, कपड़ों के ब्रांड्स हो, जूतों के ब्रांड्स हो, आपने मोबाइल फ़ोन लेना हो, ये सब पॉसिबल कैसा है? ठीक है, 1991 के बाद हमने अपनी देखा कि भी ग्लोबलाइजेशन के मूव टुवर्ड्स हमने मूव करा है, एक इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी हम देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते हैं इन सब देशों के साथ। ये कंपनीज, ये ब्रांड्स, वही डोमिनोज, वही बर्गर किंग, ये सब तो पहले भी एग्जिस्ट करते थे। ऐसा तो नहीं कि आज ही वो यहाँ पे इंडिया में आ गए। तो जिन भी देशों से आए हैं वो, तो अब हमारे रिलेशंस उन कंट्रीज के साथ तभी करके इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, ये ब्रांड्स आने शुरू हुए हैं। तो इसके लिए फॉरेन पॉलिसी का इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, या चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी है, इस सब चीजों के लिए एक एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। अब हाउ डू यू मेजर अ फॉरेन पॉलिसी? कोई स्केल पे तो नापी नहीं जा सकती है, ठीक है। अब फॉरेन पॉलिसी को आप नाइस बोलिए, गुड बोलिए, वो मैटर नहीं करता। एक बात मैं बार बार कहता रहता हूं कि फॉरेन पॉलिसी ने अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, उसको अपहोल्ड करना है। फॉरेन पॉलिसी किसी भी, मैंने कल भी बात कही थी, आज फिर कह रहा हूं, फॉरेन पॉलिसी जो है वो किसी लीडर के अराउंड नहीं घूमती है। चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी है, कोई भी हो, वो घूमती है नेशन के इंटरेस्ट के अराउंड, ठीक है। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि फॉरेन पॉलिसी नाइस है कि बैड है, जैसी भी है, पर्पस जो है, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको मीट करना बहुत जरूरी है। और कुछ एसेंशियल बातें हैं। देखिए फॉरेन पॉलिसी का भी टेस्ट होता है। अब देखिए यूक्रेन में जो क्राइसिस हो रहा है, अब चलो बहुत देशों ने कहा कि भी इंडिया ने रशिया को सपोर्ट, चलो चुप्पी बनाई रखी, अब्सटेन किया, रशिया को कंडेम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। चलो हमने अपना भी देखना है कि भी हमारे रशिया के साथ रिलेशंस खराब ना हो, और एट द सेम टाइम हमने ये भी देखना है कि अमेरिका के साथ रिलेशन खराब ना हो, और ये भी देखना है कि भाई हमारे 20-25 हज़ार बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, उनको इवैक्यूएट भी करना है। तो यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी का टेस्ट आ जाता है कि चलो यूक्रेन भी कह सकता था कि भाई आपने हमारा स्टैंड नहीं लिया, हम नहीं आपके बच्चे वापस भेजेंगे। लेकिन अब फॉरेन पॉलिसी का टेस्ट आया ना यहाँ पे, जो ऑपरेशन गंगा के चलते हम बच्चों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो ये बार बार होता रहेगा, ठीक है। नाउ व्हाट डज फॉरेन पॉलिसी, अगेन टॉकिंग अबाउट व्हाट डज इट मीन टू अ लेमैन, टू अ कॉमन मैन वॉकिंग ऑन द रोड। अब एक बच्चा है ना, जिसने 2019 में 20 में आइल्स का एग्जाम दिया होगा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके जाके उसने अपनी पढ़ाई करनी होगी, लॉकडाउन लग गया, ठीक है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग गए, तो ये सब कुछ हो गया। अब एक उस बच्चे के लिए
उस बच्चे के लिए तो फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये नहीं ना कि सी राजा मोहन के आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कुछ और पढ़ने हैं। उसके लिए ये है कि भाई कैसे मेरे को बाहर, मैं कैसे जो मैंने पैसे दिए हैं, स्टूडेंट वीजा जो मैंने क्लियर किया था, सब कुछ एग्जाम देके मैंने बाहर पढ़ना था, कोविड का टाइम में नहीं जा पा रहा हूं, तो कैसे सरकार मुझे वहां पे पहुंचा सकती है। या अगर कोई बच्चा वहां पे फंसा हुआ है, वो घर आना चाहता है कि लॉकडाउन लग गया है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कितना ऐसा हुआ था, कितने बच्चे फंस गए थे, ठीक है, तो वहां पे कैसे उनको इवैक्यूएट करके यहाँ पे इंडिया लेके आया जा सकता है। कोविड के टाइम पे भी हमने देखा कि ये मिशन चलाई गई थी सरकार के द्वारा। और अगर कोई आप बिजनेस पर्सन है, बिजनेसमैन है, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट सीख करनी है फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए किस किस्म की रेगुलेशन प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं उस कंट्री में जहां से आप इन्वेस्टमेंट सीख करना चाहते हैं। अब खास करके उस कंट्री के साथ आपकी कंट्री के संबंध कैसे, कैसी पॉलिसी आपकी हमारे देश की उस कंट्री के साथ है, चाहे वो जापान है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, चाहे वो अमेरिका है, ठीक है। अब प्रोफेशनल वर्कर्स के लिए हमारा डायस्पोरा फैला हुआ है, मिडिल ईस्ट क्या, अमेरिका क्या, यूके क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, न्यूजीलैंड क्या, हमारा डायस्पोरा फैला हुआ है। कितने सारे लोग बाहर जाके नौकरियां कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उन सब के लिए भी बहुत जरूरी है समझना कि भाई वहां पे जिन कंट्रीज में वो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या पॉलिसीज हैं, क्या फेयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे संबंध किसी कंट्री के साथ अच्छे नहीं हैं, तो वो पर्टिकुलर कंट्री ऑब्वियसली हमारे जो डायस्पोरा वहां पे प्रेजेंट होगा तो उनके साथ क्यों इतना अच्छा बिहेव करेगा। तो डेफिनेटली वहां पे एक वो बात आ जाती है, इनजस्टिस की बात आ जाती है, ठीक है। अब देखिए हम आज से 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में कितने हमारे जो सिटीजन थे उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, है ना। अब लेकिन आज के टाइम पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस कितने अच्छे हो गए। आज के टाइम पे तो ये बात बहुत कम सुनने को मिलती है कि हमारे इंडियंस को वहां पे रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो ये सब बातें भी निर्भर करती है हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। और कोई टूरिस्ट है बेचारा वहां पे फंस गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, व्हाटएवर दैट प्रॉब्लम माइट बी, ठीक है, वहां पे अगर उस कंट्री में, जिस कंट्री में वो फंसा है, स्ट्रैंडेड है, ठीक है, तो वहां पे अगर हमारी एम्बेसी है, वहां पे हमारे ऑफिशियल्स है, उस एम्बेसी में काम करते हैं, तो उसको राहत मिल सकती है, वहां पे एम्बेसी में अप्रोच कर सकता है वो। तो इस तरह की बातों के लिए फॉरेन पॉलिसी का रोबस्ट होना बहुत जरूरी है। तो क्या डिप्लोमेसी प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो सकता है? देखिए अब हम बात करते हैं ना कि देखिए लड़ाइयां होती हैं, लड़ाइयां तो होंगी, हर एक देश के बीच में लड़ाइयां होती हैं। ऐसा कोई भी देश हो, अब रशिया यूक्रेन हो, इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया चाइना हो, कोई भी देश हो, लड़ाइयां होंगी, डिस्प्यूट्स होंगे, डिसएग्रीमेंट्स होंगे। लेकिन कोशिश की जाती है कि भाई आर्मी का यूटिलाइजेशन जो है, देखिए कोई भी नहीं चाहेगा कि जवान मारे जाएं, चाहे वो रशिया यूक्रेन के हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के हो। तो हर कोई चाहता है कि भाई बातचीत के थ्रू, है ना, नेगोशिएशन के थ्रू, कैसे अग्रीमेंट्स के थ्रू, कि ऐसे कैसे हम बातचीत के थ्रू लड़ाई को थोड़ा रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए डिप्लोमेसी बहुत काम आती है। तो चाहे हमारे एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, चाहे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, नक्सलिज्म की बात करें, इंसर्जेंसी की बात करें, सो फ्रॉम टाइम टू टाइम हम डायलॉग्स के ऊपर एम्फसाइज करते हैं, ठीक है। चाहे वो नागा पीस अकॉर्ड्स हैं, ठीक है, चाहे वो कश्मीरी मिलिटेंट्स के साथ हो, चाहे वो हमने पंजाब में जो इंसर्जेंसी देखी तो उनके साथ कोई नेगोशिएट करना हो टेररिस्ट के साथ, तो ये सब बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब अदरवाइज अगर सारा टाइम हम हॉस्टिलिटी में रहेंगे, अगर सारा टाइम हम अपने एक्सटर्नल नेबर्स के साथ भी और इंटरनल चैलेंजेस के साथ भी अगर 24/7 हॉस्टिलिटी रहेगी, तो अब देखिए कोई अगर सोल्जर है, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, तो उस बच्चे के लिए तो बहुत खतरे की बात रहेगी, ठीक है। तो अ गुड फॉरेन पॉलिसी मेक्स इट सेफ कि भाई कल को आप आर्मी में जाना चाहते हैं, कल को आप इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं या स्टेट पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी हेल्प करेगी कि आप एक सेफ एनवायरनमेंट में काम कर सकें। देखिए हॉस्टिलिटी रहेगी, टेंशंस रहेंगे, कोशिश ये की जाती है कि कैसे नेगोशिएशन के थ्रू पहले क्राइसिस को रिजॉल्व किया जाए, कि भाई जरूरत पड़े ना कैसे अननेसेसरली कि भाई आपको अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करना पड़े, बम बंदूक का इस्तेमाल करना पड़े। तो इस करके कोशिश की जाती है कि डिप्लोमेसी को यूज करके हम प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए, तो फॉरेन पॉलिसी इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, देखिए अब हम 1991 के बाद एक बहुत इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात आ जाती है ना। अब देखिए हमारे जो इंटरेस्ट है, जरूरी तो नहीं है कि हमारे पड़ोसियों के भी इंटरेस्ट सेम होंगे जो हमारे हैं, है ना। देखिए अब हमारे सेल्फ इंटरेस्ट और हो सकते हैं, कोशिश होती है, देखिए कोशिश है, इंडिया की भी कोशिश पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ भी है। एक ना टर्म आता है कन्वर्जेंसेस, कि भाई कैसे हमारे जो इंटरेस्ट है वो किसी कॉमन पॉइंट पे मीट हो सकते हैं। देखिए फॉरेन पॉलिसी में डाइवर्जेंसेस, देखिए आपके पर्सनली, आप देखिए हम विद इन फैमिली या विद इन फ्रेंड सर्कल हमारा डिफरेंसेस हो सकते हैं ओपिनियंस में, कुछ किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, वो और बात है। लेकिन जब हम नेशंस की बात करते हैं, पड़ोसी देशों की बात करते हैं, तो यहाँ पे हर वक्त कन्वर्जेंस दिखाना, हर वक्त सबकी एक ही बात, वो जरूरी नहीं है। हो सकता है जो हमारे सेल्फ इंटरेस्ट में हो वो चाइना के सेल्फ इंटरेस्ट में ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सेल्फ इंटरेस्ट में है कि भी हमने रशिया को कंडेम नहीं करा, ठीक है, हमने एक एब्स्टिनेशन दिखाया, लेकिन अमेरिका के सेल्फ इंटरेस्ट में उल्टी बात है, अमेरिका तो बल्कि चाह रहा है कि भी इंडिया थोड़ा अग्रेसिवली रशिया के अगेंस्ट बोले। तो हर किसी के अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट है, तो हर किसी के एक सेल्फ इंटरेस्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो जो एम्बिशंस हैं, जो इमोशंस हैं,
चाहे वो पड़ोसी देशों की बात करें तो वो सबके सेम नहीं होंगे, सबका सेम रिस्क टेकिंग एपेटाइट नहीं होगा। अब देखिए, अब कौन किसने सोचा था, देखिए हमने तो चाइना के साथ भी थोड़े संबंध अच्छे रखने की कोशिश करी, ठीक है। चाइना के प्रेसिडेंट आए थे, यहाँ पे मीटिंग्स हुई थी, बातचीत करी गई थी, ठीक है। मोदी जी और जी जिनपिंग की वो इमेजेस भी बहुत ज्यादा वायरल थी, जहां पे वो झूले में बैठ के बातचीत कर रहे थे, ठीक है। तो अपनी तरफ से तो कोशिश है ना कि बातचीत करके, चाहे वो नवाज शरीफ थे, चाहे वो जी जिनपिंग है, ठीक है, चाहे वो इमरान खान है, तो कोशिश तो रहती है ना कि बातचीत के जरिए अच्छे संबंध बने रहे। अब कल को दूसरा जो देश है वो रेसिप्रोकेट बैक ना करे, वो और बात है, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी की कोशिश तो है ना कि भाई बातचीत के जरिए, नेगोशिएट करने के जरिए, डायलॉग के जरिए हम अच्छी अमन शांति बनाए रखें, ठीक है। हम नहीं चाहते कि भी पहले लड़ाई हो, न्यूक्लियर वॉर हो, एक न्यूक्लियर नेबरहुड में हम रहते हैं। तो अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी इज टू क्रिएट द वाइडेस्ट सेट ऑफ ऑप्शंस फॉर इमरजेंसीज, के कल को अगर हॉस्टिलिटीज है दो देशों के बीच में, तो और क्या ऑप्शन है अपार्ट फ्रॉम कि भाई आप अपनी मिलिट्री का, नेवी का, एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अननेसेसरली, कितने रिसोर्सेज, वो जरूरी है, मिलिट्री को भी सक्षम रखना, मिलिट्री को भी स्ट्रांग रखना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम क्या हम डिप्लोमेसी को यूज करके ये क्राइसिस रिजॉल्व कर सकते हैं, वो बात सोचनी भी बहुत जरूरी है। और अंत में देखिए, आज के टाइम पे हम नेट जीरो की बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे जो एनवायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी है, ये बहुत इंटेग्रल पार्ट बन चुका है हमारी फॉरेन पॉलिसी का और हमारी फॉरेन पॉलिसी का सभी देशों का। तो इस करके और ये ज्यादा जो कन्वर्जेंसेस दिखाने के जो मौके हैं, इंटरकनेक्शन जो डिफरेंट नेशंस के बीच में होगा, वो और बढ़ेगा, बिकॉज सारे के सारे आप चाह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टुवर्ड्स मूव करना, नेट जीरो टारगेट्स अचीव करना, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स अचीव करना। तो ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज लेवरेज कर पाएंगे बाकी देशों से। इसके लिए एक रोबस्ट और एफिशिएंट फॉरेन पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के टुवर्ड्स। ये आया है बिजनेस लाइन में। नाउ विल द अपकमिंग बिम्स्टेक समिट बी अ गेम चेंजर। तो दोस्तों देखिए, बिम्स्टेक को वैसे बने को तो 25 साल हो गए हैं, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1997, इसका सेक्रेटेरिएट भी ढाका में है, बांग्लादेश में, ठीक है। अब अक्सर ही कहा जाता है कि जैसे उरी अटैक्स हुए थे, पुलवामा अटैक्स हुए थे, तो हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि भी हम कैसे पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकते हैं। देखिए, सार्क भी एज जो ब्लॉक है ना, उसको बने को भी कितने साल हो चुके हैं, 85 में सार्क का ब्लॉक बना था, लेकिन सार्क का ब्लॉक भी कुछ ज्यादा एफिशिएंटली हमारे सामने रिजल्ट्स नहीं लेके आ पाया है, इतनी अच्छी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं देख पाए हम। तो बिम्स्टेक है, BBIN है, इस तरह के जो ब्लॉक्स हैं, तो फोकस किया जाता है कि कैसे साउथ एशियन रीजन में कैसे हम ज्यादा इंटीग्रेशन दिखा सकते हैं, कैसे हम रिसोर्सेज को हार्नेस कर सकते हैं, कैसे हम इकोनॉमिक कन्वर्जेंसेस दिखा सकते हैं कि चलो सार्क में तो चलो पाकिस्तान का जो एजेंडा है, इंडिया पाकिस्तान का एजेंडा है, वो सार्क के पूरी इशू को हाईजैक कर देता है। तो ये और ऑल्टरनेटिव ग्रुपिंग्स हैं ना। अब ये सार्क, ये अगर बिम्स्टेक की बात करें, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, अब आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अटेंटिवली सुन रहे हैं वीडियो को, तो आपने ये बताना है कि 1997 में तो एस्टैब्लिश हो गया, चलो आज 25 साल हो गए, कौन सी वो डिक्लेरेशन थी, what was the name of that declaration which led to the establishment of BIMSTEC? ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब इसके BIMSTEC के मेंबर कंट्रीज कौन से हैं? BIMSTEC यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, सो BIM, सो एक्रोनिम बन गया BIM। तो BIMSTEC यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये BIMSTEC का फुल फॉर्म हो गया। इसमें कौन से देश हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, तो BIM, BIM और STEC, STEC आता है, तो STEC में से श्रीलंका, देन थाईलैंड, तो ये SOT आपको याद रहेगा, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो वैसे टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, लेकिन यहां पे आपने एक एक्रोनिम बना लिया जहां पे SOT, श्रीलंका एंड थाईलैंड। चलिए ये बात होगी। अब ये जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल के जो अराउंड जो सराउंड करती हैं कंट्रीज, अब अगर हम संख्या की बात करें तो मोर देन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है इस रीजन में, and this is approximately more than 21% of the global population। और जो GDP है कंबाइंड इन सब देशों का, that is around about 2.5 to 3 ट्रिलियन डॉलर्स। ना अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए अब 2 हफ्ते के बाद, आज से ठीक 2 हफ्ते के बाद 5वीं बिम्स्टेक समिट हो रही है। 25 साल हो गए, आज 2022 है और अभी तक 5 समिट, यानी कि अगर देखा जाए इन द लास्ट 25 ईयर्स, तो अगर एवरेज निकाले तो टोटल ऑफ 4 बिम्स्टेक्स 4 समिट्स हैव हैपेंड, व्हिच इज वेरी लेस, व्हिच मींस के 1 समिट इन एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। तो वर्ल्ड कप भी 4 साल में एक बार होता है, तो बिम्स्टेक की जो मीटिंग है वो 5 साल में एक बार क्यों हो रही है? अब देखिए, अगर इस रीजन को थोड़ा इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना है, तो हमको तो और फ्रीक्वेंटली मिलना चाहिए ना। तो यहां पे थोड़ा क्रिटिक भी आता है इस आर्टिकल में कि इतना ज्यादा इस पोटेंशियल को हार्नेस क्यों नहीं किया जा रहा, इस ग्रुपिंग को इतना ज्यादा लेवरेज क्यों नहीं दिया जा रहा। नाउ no other region can match the potential of BIMSTEC as far as the resources are concerned। तो देखिए, अगर हम एशियान की भी बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी इंटीग्रेशन है। चलो सार्क एक फेल्ड ब्लॉक हो गया, लेकिन ये अब सेम चीज हम BIMSTEC को तो नहीं कह सकते ना। तो BIMSTEC के ऊपर हमको कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम BIMSTEC को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 7 मेंबर स्टेट्स, नाउ अब ये जो सारी स्टेट्स हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार,
श्रीलंका, तो टेक्निकली तो सारा ये सब कॉन्टिनेंट ही था। चलो पार्टीशन के बाद बंटवारा हो गया, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस बन गए, लेकिन इन सब देशों के बीच में स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशनल लिंक्स है, एथनिसिटीज है ना। नाउ अ रीजनल इंटीग्रेशन वर्क्स वेल जब सारी मेंबर कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं और उनका जो माइंडसेट है वो ऐसा होना चाहिए कि भी जो हमारा पड़ोसी देश है वो प्रॉस्पर करे, वहां पे खुशहाली हो, ठीक है। तो देखिए अब ये वार्मथ बनी रहती है। अब ये ऐसी इमोशन, ऐसी फीलिंग हम एक्सपेक्ट चाइना या पाकिस्तान से तो नहीं कर सकते कि वो ये सोचे कि इंडिया बहुत खुशहाल हो, बहुत प्रॉस्परस हो, ठीक है, वो इंडिया के $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। ऐसी बातें हम चाइना पाकिस्तान से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन ऐसी बातें हम बांग्लादेश से, म्यांमार से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारा अच्छा चाहें, हम भी उनका अच्छा चाहें, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सिनर्जी देखने को मिलेगी इस रीजन में। चैलेंजेस फेस बाय द बिम्स्टेक, तो पहली बात तो देखिए बहुत समय से कोई मीटिंग नहीं हुई है। द वेरी फैक्ट कि 25 साल में सिर्फ ये जो ब्लॉक है अब इतनी बार, कितनी बार मिल चुका है, ये 5वीं बार मिलने वाला है, तो दैट इटसेल्फ शोज के इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लिया गया, ठीक है, इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। नाउ द रीजन हैज़ बिन फेसिंग मेनी चैलेंजेस, तो चाहे वो पॉवर्टी की बात करें, कोविड से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, ठीक है, पोटेंशियल बहुत है इनॉर्मस कि हम बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, रीजनल इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो गोवा में मिनी समिट हुआ था अक्टूबर 2016 में, तो बिम्स्टेक लीडर्स दे एक्सटेंडेड द नेसेसरी पॉलिटिकल डायरेक्शन कि कैसे इसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है। 2018 के बिम्स्टेक समिट में दैट कॉल्ड फॉर एनहांसिंग द विजिबिलिटी एंड द स्टेचर ऑफ बिम्स्टेक, कि भाई इतना बड़ा ब्लॉक है, इतने सारे देश है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम और ज्यादा विजिबल रखें ग्लोबल स्टेज पे। अब एजेंडास क्या हैं जो कि अपकमिंग बिम्स्टेक की मीटिंग पे डिस्कस होने वाले हैं, तो देखिए कुछ 4-5 जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं। पहला तो है बिम्स्टेक चार्टर को साइन करना। अब 25 साल के बाद आज जाके बिम्स्टेक चार्टर साइन हो रहा है, ये अपने आप में बहुत हैरानगी की बात है। कनेक्टिविटी की बात करें, देखिए अब हम बात करते हैं कि जी हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हो, कहीं ना कहीं ये अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, म्यांमार है, थाईलैंड है, दे ऑल्सो फॉर्म अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द बिम्स्टेक ग्रुपिंग। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि हमारी जो लिंकेजेस है, हमारी जो कनेक्टिविटी है ना, हम इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की बात करते हैं, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो बहुत जरूरी कि हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो, तभी हम वो एक्ट ईस्ट का जो इंटीग्रेशन है, जो एक्ट ईस्ट का सपना है कि कैसे हमारी इकोनॉमी और ज्यादा इंटीग्रेट हो सकती है, जो ब्रिज की बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एक्टिंग एज अ ब्रिज टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया, तो बहुत जरूरी है कि कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए यहाँ पे इस रीजन में। तो ये कुछ बातें हैं जो यहाँ पे अपकमिंग बिम्स्टेक समिट में डिस्कस होने वाली है। नॉट मच प्रोग्रेस। नाउ द रीजनल ग्रुपिंग हैज मेड एक्सीलेंट प्रोग्रेस ऑन सम फ्रंट्स, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो एफर्ट्स हैं ये आधे अधूरे हैं, पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। अब फॉर एग्जांपल मेंबर कंट्रीज हैव रैटिफाइड द बिम्स्टेक एनर्जी ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी, बट रैटिफाई कर दिया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करा अभी तक। दे हैव, अब सेक्रेटेरिएट है बिम्स्टेक का, लेकिन एडिक्वेटली एम्पावर नहीं करा सेक्रेटरी जनरल को, ठीक है, तो ये बातें हैं जो देखने वाली हैं। उसके बाद जो CCIT कन्वेंशन है, कोऑपरेशन इन कॉम्बैटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म, अब इस तरह की अब देखिए ये जो हमारी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, देखिए ये पोरस बॉर्डर्स हैं, ठीक है। अब हम इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार की बात करते हैं, कितने पोरस बॉर्डर्स हैं, तो ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नार्कोटिक ये ट्रैफिकिंग, ठीक है, ये सब चीजें होती रहती हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इसको और कर्ब किया जा सकता है, तो ये सब बातें भी नहीं हो रही हैं इस ग्रुपिंग में। इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग हो या टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की बात हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो बहुत है, पोरस बॉर्डर्स हैं। अब ये तो आपको पता है कि म्यांमार में आज के टाइम पे जो आर्मी है तो वो तो शेल्टर दे रही है जो इंडियन बेस्ड जो इंसर्जेंट्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। उसके बाद वी डोंट हैव येट अ बिम्स्टेक डेवलपमेंट फंड, ठीक है, नेगोशिएशन जो है दे आर ऑनगोइंग फॉर द बिम्स्टेक कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट एंड द बिम्स्टेक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, तो बहुत जरूरी है कनेक्टिविटी होगी, चाहे वो थ्रू रोड है, चाहे वो थ्रू रेल है, चाहे वो थ्रू शिप्स है, कनेक्टिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना कनेक्टिविटी के हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं देख पाएंगे। Now what is the way forward? अब बिम्स्टेक को कहा जाता है गोल्डन हार्टलैंड ऑफ एशिया। नाउ द कमिंग बिम्स्टेक जो समिट है, दिस इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन फॉर द बे ऑफ बंगाल रीजन, ठीक है, कैसे यहाँ पे रिसोर्सेज को हार्नेस किया जा सकता है और कैसे थ्रू द शेयर्ड कल्चर, थ्रू द शेयर्ड सिविलाइजेशन लिंक्स, कैसे हम इस ग्रुपिंग को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है। अब लीडर्स मस्ट प्लेज टू ब्रिंग द बिम्स्टेक FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन। तो हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है, UAE की बात करें, हम UK की बात करें, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें कर रहे हैं, है ना। तो बहुत जरूरी है कि हम इस रीजन में भी, देखिए साउथ एशियन इकोनॉमी को तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाए इकोनॉमिकली, ये बहुत बड़े, देखिए अब बहुत इस बात का एक रिग्रेट भी है। बहुत सारे कॉलमिनिस्ट कहते हैं कि देखिए सार्क
बनाया गया था। चलो इंडिया पाकिस्तान के झगड़ों के कारण, डिस्प्यूट्स के कारण सार्क का जो एजेंडा था वो भी हाईजैक हो गया, है ना। अब देखिए इंडिया को ट्रेड करना ब्राजील के साथ फिर भी सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना हो। तो चलो अब हम सार्क को नहीं बात करते, बिम्स्टेक की बात कर रहे हैं। अब इसको कैसे आप इकोनॉमिकली और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। इंट्रा रीजनल एफडीआई की बात आ जाती है, और अब हम नेट जीरो की बात करते हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करें, तो ऐसे और भी मुद्दे हैं जहां पे कन्वर्जेंस देखने को मिल सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पेमेंट्स यूजिंग आईसीटीज, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म एटसेट्रा। इनफैक्ट बिम्स्टेक ने टोटल लगभग 267 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करे हैं वर्थ इन्वेस्टमेंट ऑफ 124 बिलियन। तो देखिए कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। तो इट इज अ राइट टाइम कि इसको कैसे यूटिलाइज किया जा सके, कैसे इसको टैप किया जा सके। तो लास्ट एडिटोरियल आज का ये हिंदू में आया है, फॉर्जिंग अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेटा। देखिए अभी 22 फरवरी 2022 को ही ना सरकार ने एक ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी, ये ड्राफ्ट में ये निकाला था, प्रपोजल निकाला था। तो यहाँ पे बात क्या करी गई, यहाँ पे ये बात करी गई है डेटा एक्सेसिबिलिटी की। देखिए अभी हमने डेटा प्रोटेक्शन का कानून नहीं बना है ना, अभी जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो एक ड्राफ्ट फॉर्म में था, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो सजेस्ट किया था सामने, अभी इसका कंक्रीट कोई कानून नहीं बना। तो वहां पे देखिए एक बात, अगर आपने डेटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट के बारे बातें पढ़ी हैं, तो वहां पे एक बात हमारे सामने आई थी कि देखिए जो हमारा जो डेटा है वो सॉवरेन है। तो फेसबुक, अमेजॉन, ये बड़ी बड़ी कंपनीज, हमारा डेटा एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। हमारा डेटा बाहर की जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपनी कंट्रीज में नहीं लेके जा सकते, वो यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत हैरानगी की बात है जो इस ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी जो प्रपोजल में सामने आई है वो ये है, देखिए हम चाहते हैं कि हमारी इकॉनमी $5 ट्रिलियन बने, ठीक है, $10 ट्रिलियन इकॉनमी बने, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी कह रही है कि कैसे हम डेटा जो सिटीजंस का है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, पर्सनल भी और नॉन पर्सनल भी, है ना। हैरानगी की बात है कि कैसे दिस कैन रैडिकली ट्रांसफॉर्म इंडियाज एबिलिटी टू हार्नेस पब्लिक सेक्टर डेटा। देखिए अब यहां पे थोड़ा सा एक बात बड़ी कंफ्यूजन की है, बिकॉज एक तरफ हमने डेटा सॉवरेनिटी की बात करी थी, और आज हम अब इस प्रपोजल में बात कर रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए कैसे ये जो डेटा है इवन प्राइवेट कंपनीज को भी दे सकते हैं, ताकि वो अपनी प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द कस्टमर्स, इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस और बेटर हो सके, हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ज्यादा अचीव कर सके। तो ये बात अब थोड़ी यहां पे कंसर्न में आ जाती है, जो आगे जाके डिस्कस करेंगे। नाउ जो प्रपोजल्स हैं ऑफ द ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी, दिस हैज बीन इन द स्पॉटलाइट फॉर परमिटिंग द लाइसेंसिंग एंड सेल ऑफ पब्लिक डेटा, है ना, पब्लिक डेटा बाय द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। यानी कि जो गवर्नमेंट है दिस विल एक्ट एज अ ब्रोकर, कि गवर्नमेंट विल एक्ट एज अ ब्रोकर गिविंग दिस डेटा, सेलिंग दिस डेटा टू द प्राइवेट सेक्टर। एम क्या है कि भी कैसे पब्लिक सेक्टर डेटा को हार्नेस करके हम इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ताकि जो सर्विसेज हैं वो सिटीजन सेंट्रिक हो सके, ठीक है, डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज और एफिशिएंट हो सके, और हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात करें तो कैसे हम अपनी इकोनॉमी में और डिजिटल इनोवेशन लेके आ सकते हैं। तो यहां पे खास करके बात करी गई है, दिस ड्राफ्ट सीक्स टू मैक्सिमाइज द एक्सेस टू यूज द नॉन पर्सनल डेटा एज वेल। नाउ अब इसको अचीव करने के लिए इसके जो गोल्स हैं कैसे इसको अचीव की जाएंगे, तो पहली बात, नाउ दिस पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल टू ऑल डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्रिएटेड और कलेक्टेड और जनरेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो पॉलिसी है दिस विल आल्सो अलाउ स्टेट गवर्नमेंट्स के जो प्रोविजंस है इस पॉलिसी के चलते वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट भी चाहें तो ये जो डेटा है वो सेल कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। इसका जो ऑपरेशनलाइजेशन है दैट विल बी अचीव थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिया डेटा ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। नाउ इन एडिशन टू इट an India Data Council will be formed as a consultative body for the task which includes the finalization of the standards। अब यहाँ पे ये बात नहीं क्लियर, ये जो इंडिया डेटा काउंसिल बॉडी बनाई जाएगी, क्या इसमें नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज भी होंगी, तो चाहे वो टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो, ये बात यहाँ पे क्लियर नहीं है। जो पॉलिसी की स्ट्रैटेजी इज टू मेक गवर्नमेंट डेटा ओपन बाय डिफॉल्ट। नाउ देयर कम्स अ कंसर्न, प्राइवेसी, केएस पुत्तुस्वामी जजमेंट, राइट टू प्राइवेसी की बात आ जाती है। तो यहां पे वो कंसर्न की बात है कि अगर हम गवर्नमेंट डेटा ओपन कर रहे हैं तो एक तरफ तुम डेटा सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए अभी तक हमारे पास कानून नहीं है, अभी हमारे पास एक परमानेंट लेजिस्लेशन नहीं है जो डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहा हो। तो कंसर्न्स क्या है विद द ड्राफ्ट पॉलिसी, तो वी आर येट टू सी द लाइट ऑफ द डे, जहां पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट डेटा प्रोटेक्शन लॉ है जो कि अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, रेमेडी प्रोवाइड कर सकता है फॉर द वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। तो प्राइवेसी इश्यूज यहां पे आ जाते हैं। अब इसमें
इस ड्राफ्ट में लीगल अकाउंटेबिलिटी की भी कमी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं है, ये कौन तय करेगा कि कौन सा डेटा ओपन रखना है कौन सा नहीं रखना, क्या उसके लिए कोई मैकेनिज्म है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसमें। चलो अब ये ड्राफ्ट फॉर्म में है। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट गिविंग, देखिए डेटा इज गोल्ड, डेटा इज कॉल्ड एज द न्यू गोल्ड, तो हम सबका डेटा चाहे वो पर्सनल है चाहे वो नॉन पर्सनल है, इट इज वेरी वेरी वाइटल। तो इसके कारण ये चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि हमारी प्राइवेसी वायलेट ना हो, ठीक है। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट गिवन द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफ द लाइसेंसिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज यहां पे जो सरकार है, सरकार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, विल बी एक्टिंग एज अ डेटा ब्रोकर सेलिंग द डेटा टू दीज कंपनीज। अब कमर्शियल वैल्यू ऑफ द डेटा इंक्रीजेस, जितना ज्यादा डेटा सेल किया जाएगा, जितना ज्यादा डेटा शेयर किया जाएगा विद द प्राइवेट एजेंसीज, ठीक है। अभी देखिए अब पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल नहीं बनाया गया डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, और ना ही ये जो यहाँ पे इंडिया डेटा ऑफिस की जो बात करें, जो इंडिया डेटा ऑफिस बनाया जाएगा, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा मैकेनिज्म होल्ड करेगा, अब उस पर जो भी खर्चा लगेगा उस ऑफिस को बनाने के लिए, तो वो सारा का सारा खर्चा तो पब्लिक फंड्स में से होगा, इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। और यहां पे एक इशू फेडरलिज्म का भी आ जाता है, वो ये है स्टेट्स को अलाउ किया गया है कि आप भी डेटा सेल कर सकते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे, लेकिन जो प्रोसीड्स होगी डेटा को सेल करने के बाद क्या वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास आएंगी? विल दैट बी शेयर्ड विद द स्टेट्स? व्हाट विल बी द मैकेनिज्म ऑफ शेयरिंग दोज रिसीप्ट्स विद द स्टेट्स? तो ये बात भी सामने आती है। Now what is the way forward? देखिए जो social commons of data हैं, they are governed as so the social commons of data are governed as an inappropriable commons that belong to all citizens। तो देखिए हम अपनी यहाँ पे privacy को violate नहीं कर सकते, हमारी privacy बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। The government is the custodian or the trustee with this data, तो इस करके बहुत जरूरी है, accountability government के ऊपर बढ़ती है। अब वो गवर्नमेंट अगर तय करेगी कौन सा नॉन पर्सनल डेटा शेयर करना है, कौन सा पर्सनल डेटा शेयर करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेटा वैल्यू की बात करें। नाउ दैट can be ensured only through accountable institutional mechanisms for data governance, ठीक है। तो यहां पे सजेशन दिया गया है कि जो ड्राफ्ट पॉलिसी है, इट इज इंपॉर्टेंट कि इस पॉलिसी को फिर से रिविजिट किया जाए, और कैसे हम यहां पे जो डेटा अपॉर्चुनिटी, अगर ठीक है हम डेटा को यूटिलाइज करना चाहते हैं फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, फॉर इफेक्टिव सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, तो कैसे उसमें चलो करें, डेफिनेटली करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वायलेटिंग द प्रिवेसी ऑफ द पर्सनल और द नॉन पर्सनल डेटा ऑफ द सिटीजन्स। तो ये बहुत अच्छा मौका है दैट वी कैन सीज द अपॉर्चुनिटी बिफोर इट गेट्स टू लेट। नाउ तो दोस्तों क्वेश्चन एक थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 के यूपीएससी के एग्जाम में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड, क्योंकि हमने डेटा प्रोटेक्शन की बात करी तो इसके कारण एक रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजन नोन एज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR in April 2016 and started implementation of it from the 25th May 2018। तो ये ऑप्शंस आपके सामने, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो जो इसका ऑप्शन सही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और जाने से पहले जो अपना मेंस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग करते हैं, तो क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम द एडिटोरियल। सो दो क्वेश्चंस है ऑप्शन आपके पास, पहला ये है, व्हाइल बिमस्टेक हैज बीन हाई ऑन प्रोमिसेस बट वेरी लिटिल हैज बीन अचीव्ड सिंस इट्स इंसेप्शन। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? तो 250 शब्दों में बताइए। और दूसरी बात है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी, हाउ एफिशिएंट, ये एक पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ एफिशिएंट इज इट इन इंश्योरिंग प्राइवेसी ऑफ सिटीजंस, इसको भी 250 शब्दों में आप आंसर करिए। चलिए सो दोस्तों ये थे आज के एडिटोरियल, तो मिलेंगे मंडे को और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, और कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे हैं दो, उसका जरूर कमेंट करिए, और इन दोनों क्वेश्चंस में से अगर आप कोई अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे मंडे को, टेक केयर, जय हिंद।